मुझे इतने महत्वपूर्ण 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहली बात जो मैं रखना चाहूँगी, जो सत्ता पक्ष है वो जिस तरह की भूमिका बना रहा है कि विपक्ष लोग आरक्षण के साथ नहीं है, महिलाओं के आरक्षण के साथ नहीं है, जिस तरह की भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम कर रही है सत्ता पक्ष के लोग, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ था तो पक्ष और पूरा विपक्ष एक साथ होकर इस बिल को हम लोगों ने पास कराया था और इस सर्व सहमति के साथ पास हुआ था। लेकिन जो ये अब संशोधन लाया जा रहा है, तो आखिरकार सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार वाकई में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है या इस विधेयक को लाकर, इस संशोधन को लाकर वो खुद के सशक्तिकरण के तरफ काम कर रही है? जब 2023 में विधेयक आया था तब स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जनगणना होगी और समाजवादी पार्टी का ये पक्ष था कि जातिगत जनगणना हो। और कल होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि जनगणना कराएंगे, अभी वो घरों की गिनती कर रहे हैं, पिछले 3 सालों में खाली वो घरों की गिनती कर पाए हैं। तो जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और आरक्षण लागू होगा। तो सभी लोग इस बात से सहमत थे। लेकिन 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पा पाई, सहयोगों के साथ लाई गई ये सरकार, तो जब ये सरकार आई तो 2024 में ही आपने जनगणना क्यों नहीं शुरू कराई? हमारा सवाल ये है। आपने लगभग 2.5 साल निकाल दिए, आपने जनगणना नहीं कराई, क्योंकि अगर जनगणना हो जाती तो आज हम परिसीमन की स्टेज में होते और आरक्षण 2029 तक लागू हो जाता। लेकिन आपकी मंशा ही नहीं थी कि 2029 पे महिलाएं आए और इस सदन में बैठे। अब अचानक ये जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? 2026 में जहां अप्रैल का महीना चल रहा है तो लगातार जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? सवाल इस बात पे भी होना चाहिए। तो ये सरकार जल्दबाजी, जो हम समाजवादी पार्टी का मानना है, वह इसीलिए दिखा रही है क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन है, जो ये पूरी एक्सरसाइज है, ये सरकार एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहती है खुद को सशक्त करने के लिए। हमने देखा कि कल गोगो हमारे सांसद कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि किस तरह आसाम में डिलिमिटेशन कमीशन का प्रयोग ना होकर किस तरह वहां पे चुनाव आयोग जाके परिसीमन कर रहा है और जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया और जो सेंसस यूज हुए उसमें वो 2011 के इस्तेमाल हुए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार पे कि सरकार आखिरकार संविधान में संशोधन क्यों ला रही है, ये संविधान को क्यों बदलना चाहती है, ये क्यों चाहती है कि हमारा संविधान कमजोर हो और सरकार हमेशा सत्ता में बनी रहे। हमारे संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने जब उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला आरक्षण लागू किया पंचायती राज में, तब जहां SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिला, वही हमारी OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिला और हमारी जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी आरक्षण मिला। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस आरक्षण में हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले। आप क्यों आधी आबादी में बंटवारा करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, हर वर्ग की, हर समाज की, हर धर्म की महिलाएं आगे बढ़े? आज हमारी यह मांग है कि आप OBC महिलाओं को भी आरक्षण दें और हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दें। अल्पसंख्यक महिलाओं से तो किसी तरह का द्वेष, किसी तरह की चिढ़ है सामने बैठे हुए लोगों को, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे यूपी के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो OBC महिलाओं के लिए मना नहीं करेंगे। तो वाकई में अगर आपको संशोधन लाना था, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना था, तो आप इस बात का मेंटेन करते कि आप OBC महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे। आज जब आप अल्पमत में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो वोट है वो खिसकता जा रहा है कहीं ना कहीं, तो आप इस तरह का भ्रम फैलाने के लिए ये संशोधन बिल लेकर आए हैं, क्योंकि आपका केवल एक ही लक्ष्य है कि जो डेटा, जो कास्ट सेंसस का डेटा, जो जातिगत जनगणना का जो डेटा आएगा, जिससे सबकी भागीदारी
सुनिश्चित होगी, निश्चित होगी। आप इससे भागना चाह रहे हैं और आप डिलिमिटेशन की प्रक्रिया से इसीलिए सेंसस को हटाना चाहते हैं, या 20 या 25 साल के सेंसस का आप प्रयोग करना चाहते हैं। आप कहते हैं आप महिलाओं के हितैषी है, आप महिलाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज जब मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और जब पिछले कुछ दिनों पहले जब संसद चला और जब कैफ बिल आया, सेंट्रल आर्म फोर्सेस पुलिस बिल आया, तब आपने जो शहीद हुए, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं, आपने उनको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया। आपने उन शहीदों की महिलाओं के बारे में, उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा। आज जब ये आप विधेयक लेके आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि उन महिलाओं के सम्मान के लिए आप उन शहीद जनों को, शहीद जवानों को शहीद का दर्जा दें और साथ में आप उन्हें पेंशन देने का भी कार्य करें। अब जब महिलाओं की बात हो रही है तो आंगनवाड़ियों को क्यों छोड़ रहे हैं आप आंगनवाड़ियों को भी, जो इतने साल से संघर्ष कर रही है, जो गांव-गांव में संघर्ष कर रही है, आप उनको भी उनका मानदेय बढ़ाने का कार्य करें। जहां आप वाकई में चाहते हैं अगर महिलाएं सशक्त बने तो आप उनकी शिक्षा में ध्यान दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यूपी में तो गांव-गांव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया जा रहा है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। और स्वास्थ्य के जो हालात हैं और जो पोषण की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, मैं समझती हूँ पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ध्वस्त है। और सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की तो बात क्या ही करी जाए। हमने देखा है जिस तरह हाथरस कांड हुआ, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए सेगर जी का जो पूरा कांड हुआ, और लगातार जो उत्तराखंड में कांड हुआ, जब हमारे सांसद ने एक कविता कह दी तब तो विपक्ष दल की सब सांसदें खड़ी हो गई, उनका विरोध करने लगी, भरपूर तरीके से इन लोगों ने विरोध किया। लेकिन जब मणिपुर की घटना हुई तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद खड़ी नहीं हुए। जब उत्तराखंड में 19 साल की लड़की को मार दिया गया, अंकिता भंडारी को, तब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी महिला सांसद खड़ी नहीं हुई। पुरुषों से तो हमें उपेक्षा नहीं है, लेकिन कम से कम महिलाओं से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एटलीस्ट महिलाओं के लिए तो खड़ी हों। मैं जो ये मोह में है, सत्ता के जो मोह हो गया है भारतीय जनता पार्टी को, जो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और जिस तरह से डिलिमिटेशन लाना चाहते हैं, जिस तरह से जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, जिस तरह से ये लोग चाहते हैं कि सत्ता में बने रहे लेकिन गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को उनका हक, सम्मान, अधिकार नहीं दे। तो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर जी ने जिक्र किया था कि जब 2023 में ये बिल आया था सबने साथ दिया था, और तब साथ देने पे भी उनकी सरकार आई, लेकिन वो ये ना भूलें कि जब 2023 में बिल पास हुआ था, 2024 में इनकी सरकार आई थी, तो पहले पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और अभी कौन सी सरकार है? अभी सहयोगियों के साथ इनकी सरकार बनी हुई है। और अब दोबारा ये बिल लेके आ रहे हैं एक भ्रम फैलाने के लिए, एक इस तरह की भूमिका बनाने के लिए। लेकिन अब जब 2029 में जब चुनाव दोबारा आएंगे तो मेरा पूरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। और गारंटी की बात की जा रही थी कल, गारंटी, ये तो समय बताएगा। ये तो गारंटी की बात कर रहे थे। बताइए, आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप आय दुगनी करेंगे हमारे किसान भाइयों की? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी आप वन पेंशन लेकर आएंगे हमारे नौजवानों के लिए जो शहीद होते हैं? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप मुफ्त सिलेंडर देंगे? क्या आप यूपी में गारंटी देके नहीं आए थे कि होली और दिवाली में आप महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का कार्य करेंगे? क्या वहाँ के आवारा पशुओं को आप, उनकी जो समस्या है उसको सुलझाने का काम करेंगे? आपने नोटबंदी में भी गारंटी दी थी कि आप आतंकवाद को खत्म करेंगे। आप सबसे ज्यादा घटनाएं आतंकवाद की अगर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई है। चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम की घटना हो, चाहे वो नक्सलवादियों की घटनाएं हो, सबसे ज्यादा अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समय में शहीद हुए हैं। नक्सलवाद खत्म हुआ, लेकिन आप शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे आप। अब बात करते हैं। तो मैं केवल ये बात कहना चाहती हूँ कि बचपन में हम सबने कहानी सुनी थी रेड राइडिंग हुड की, सब बच्चों ने सुनी है, हम आज भी अपने उसको जहन में रखते हैं कि
कि किस तरह एक नन्ही सी बच्ची जो अपनी दादी माँ से मिलने जाती है, बहुत खुशी के साथ वो जाती है, वो जंगल में भटक जाती है, उसे घर पहुँचने में दादी माँ के रात हो जाती है। और जब लड़की पहुँचती है तो हम सभी जानते हैं कि दादी माँ तो वहाँ नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे कौन होता है, तो ये हम सभी जानते हैं। तो ये जो सरकार है, ये डिलिमिटेशन का जो मुखौटा, जो ये आरक्षण का, महिला आरक्षण का जो मुखौटा पहने हुए है कि यह महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य करें, लेकिन वाकई में ये डिलिमिटेशन के प्रयोग से अपने आप को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सत्ता में बने रहे, ये नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो, ये नहीं चाहते कि हमारी दलित, ओबीसी माताओं बहनों को, हमारी अल्पसंख्यक बहनों को आरक्षण मिले, वो आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ।